नमस्कार। आज के एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का पीएम करेंगे दौरा। 7 और 8 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर पीएम कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुंची। चाचा शरद पवार और भतीजा अजित पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अधिकार होने का ठोक रहे हैं दावा। दिल्ली, गुजरात में बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग ने गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। साथ ही ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की जताई संभावना। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 जुलाई को वो पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वे गोरखपुर जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से पीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक यात्रा करेंगे। यहां वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ राजस्थान के बीकानेर से जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, जैसा कि हमने कहा कि 7 जुलाई की बात हो या फिर 8 जुलाई की बात हो, लगातार इन तमाम राज्यों में बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। बीकानेर में क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ सौगातें बीकानेर को मिलने वाली हैं? ये देखिए, बीकानेर में कई परियोजनाओं की सौगात राजस्थान की जनता को मिलने वाली है। जो यहाँ पर बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, उसका पुनर्निर्माण होना है, रीडेवलपमेंट होना है, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे जिस बात को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और जिसका इंतजार किया जा रहा है कि जो ग्रीन कॉरिडोर है 6 लेन का, जो अमृतसर से जामनगर के बीच बना है, उसकी एक तरह से शुरुआत होगी। और ये कॉरिडोर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अमृतसर से जामनगर जाने में जो समय लगता है वो आधे से भी कम हो जाएगा, यानी 45% सिर्फ समय लगेगा अगर आप देखें जब आप अमृतसर से जामनगर जाएंगे। और जगह जगह जिन शहरों को ये जोड़ेगा, राजस्थान में बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हम देखेंगे कि कच्छ का इलाका हो, जामनगर हो और अमृतसर हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेज होंगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जिसे जाना जाएगा। और इससे लोगों का आवागमन आसान होगा। दूसरी बात यह है कि परिवहन की जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी इन शहरों के बीच। तो इन शहरों के बीच जो एक तरह से आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत बढ़ेंगी और आर्थिक विकास को एक तेजी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर बहुत
लोग उत्साहित हैं। इसके अलावा भी कुछ और परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस ग्रीन कॉरिडोर की चर्चा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर जाना जाएगा और इससे आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज होंगी और आने जाने का समय वो बहुत कम हो जाएगा। इससे एक तरह से कहें पेट्रोल की भी बचत होगी, लोगों के समय की भी बचत होगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और साथ ही साथ जो सामानों की आवाजाही है उसमें भी लागत कम होगी, समय बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे बीकानेर और राजस्थान को भी बहुत फायदा होने वाला है और यही वजह है कि बहुत उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। जो यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग भी रखी गई है, यानी जनसभा भी रखी गई है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के नेताओं के साथ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल, राज्य में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो रैली स्थल है वहां पर उसका दौरा भी कर रहे हैं, क्योंकि इन योजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के साथ साथ एक बड़ी जनसभा भी रखी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता वो मौजूद रहेगी। तो उसकी भी बहुत तैयारियां हम देख रहे हैं राजस्थान के बीकानेर में। और बीजेपी जो यहाँ की जो स्थानीय नेता, उनका कहना है कि देखिए, जो महासंपर्क अभियान शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो राजस्थान से ही शुरू हुआ था, अजमेर से। और हमने देखा कि जब महासंपर्क अभियान खत्म हुआ तब बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बीते हफ्ते, आखिरी हफ्ते में आए, 30 जून से पहले अगर आप देखें। और अब जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित है। असीम, बिल्कुल, तो बहुत उत्साह का माहौल है, क्योंकि बहुत सारी सौगातें बीकानेर को मिलने वाली है। राजस्थान के बीकानेर को प्रधानमंत्री 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे, उनमें से बीकानेर भी है। बीकानेर को भी बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बीकानेर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। बाबा गोरखनाथ की भूमि गोरखपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या होते हुए नवाबों के शहर लखनऊ तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन शुक्रवार को शुरू हो रहा है, जिसे हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे जंक्शन से रवाना करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन यूपी और उत्तर बिहार के अलावा नेपाल के पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी और जनकपुर से अयोध्या तक की यात्रा को सुगम बनाएगी। पर्यटकों को इससे कितना फायदा होगा, इस पर हमारे सहयोगी राजेश राज ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तर पूर्व रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार से खास बातचीत की। करोड़ों लोगों की आस्था के बेजोड़ केंद्र भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है और यह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, यहीं पर वो हरी झंडी दिखाएंगे गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को, जो अयोध्या होकर गुजरेगी। इसका धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी व्यापक महत्व होगा और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार से, जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो यही कि ये वंदे भारत ट्रेन जो है कहां से कहां तक यात्रा करेगी और क्या फेयर होगा इसका? ये जो उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, ये गोरखपुर से शुरू होके पहला स्टॉप बस्ती, उसके बाद अयोध्या होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगी। ये तो गोरखपुर से लखनऊ तक इसमें तकरीबन 600 रुपये किराया रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। चेयर कार, एसी चेयर कार का और एग्जीक्यूटिव क्लास का इसका ऑलमोस्ट दुगना 1200 रुपये के आसपास रहेगा। और ये गोरखपुर एक से अयोध्या जो एक तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी जोड़ेगी और राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, उसको भी जोड़ेगी। बिहार के लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन से काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, उत्तरी बिहार के जो लोग हैं उनका गोरखपुर अनेक चीजों के लिए आना जाना होता है, उनके लिए गोरखपुर ही सबसे बड़ा शहर है और गोरखनाथ मंदिर का अपना महत्व है और उनको एक सहूलियत होगी कि गोरखपुर आके आगे वो अयोध्या की भी यात्रा आराम से 2 घंटे के अंदर अयोध्या भी पहुंच जा सकते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो वंदे भारत ट्रेन
को लेकर के अभी तक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जो आसपास के लोग हैं या जो सफर करने वाले लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? अभी बहुत लोगों में उत्साह है और चूंकि इस इलाके की पहली ये वंदे भारत होगी और जो कि उत्तर प्रदेश के राजधानी में जाने वाली पहली वंदे भारत होगी, तो इस वजह से भी लोगों को में काफी उत्साह है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे चलेंगे, इसको बढ़ावा देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो है यह एक अत्याधुनिक ट्रेन है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। कहीं न कहीं गोरखपुर जो है इसलिए भी सुर्खियों में है, चर्चा में है। कैमरामैन कृष्ण दास के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, गोरखपुर। और गोरखपुर से ही हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजेश नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एजेंडा में। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, वो सारी बातें आपने भी और डीआरएम ने भी कही कि ये राज्य के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी और इसका न सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, आपने भी कहा काफ़ी महत्वपूर्ण ये रोल प्ले करेगा। कल के लिहाज से कल का दिन कितना महत्वपूर्ण गोरखपुर के लिए भी, वहां के बाशिंदों के लिए भी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 7 जुलाई को यात्रा है, यहाँ पर ये गोरखपुर और वाराणसी दोनों जगहों पर वो आएंगे और तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। और हम जानते हैं कि यह जो पूरा जो इलाका है, उत्तर प्रदेश का यह इलाका जहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कंस्टिट्यूएंसी भी है। यहाँ से रवि किशन जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं वो सांसद हैं और कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ की धरती से राम जन्मभूमि अयोध्या तक की यात्रा को ये स्थल जो है वो सुगम बनाएगा। और कहीं न कहीं वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से कुशीनगर जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग कुशीनगर की यात्रा पर आते हैं, उनके लिए भी अयोध्या और लखनऊ तक जाने के लिए एक शानदार ट्रेन मिलेगी। जो बगल का इलाका है, 60-70 किलोमीटर के आसपास के इलाके के जो तमाम टूरिस्ट हैं, चाहे वो नॉर्थ बिहार की बात करें या फिर पूर्वांचल के लोगों की बात करें, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। और यहाँ से महाराजगंज और नौतनवा जो है वो लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी है और उसके बाद का जो इलाका है वो नेपाल शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो नेपाल के यात्री जो गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर से अयोध्या जाने की उनकी हसरत होती है कि माता सीता की जो भूमि है जनकपुर, वहां से वो गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर से राम जन्मभूमि जाने की जो हसरत लिए जो टूरिस्ट आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यह वंदे भारत ट्रेन जो है वो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि तोहफा है। और वो आराम से माता सीता की भूमि जनकपुर से अयोध्या श्री राम की भूमि तक वो सफर जो है वो आराम से कर पाएंगे। और जैसा डीआरएम ने बताया कि गोरखपुर से 2 घंटे में अयोध्या की यात्रा हो जाएगी और फिर उसके बाद लखनऊ तक की वो यात्रा कर सकेंगे। तो किराया भी 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। निश्चित तौर पर जो चेयर कार का किराया है वो बहुत ज्यादा किराया नहीं है, 600 रुपए में आराम से लोग यात्रा करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर और साबरमती के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन कल ही शुरू होगा, जिसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंस। राजेश, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। इस वक्त इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं G20 के लिहाज से। आइए सीधे रुक करते हैं space agencies and industries from 26 countries for a face-to-face meeting, and that too in short time was a challenge to us. But to all present here made this task very easy with your positive response. We have with us the leaders from 18 out of the 20 G20 countries and 9 out of the 11 invited countries. We also have here with us senior representatives from 32 global space industries and 53 Indian industries. My heartfelt thanks to each one of you for taking time here to be with us for the 4th edition of SELM. Together we are on a journey to achieve the objectives of space being inducted as a formal agenda item in G20 in the future. This 4th edition of SELM will certainly speed up that journey in which the space agencies and industries are already on board. As part of this, the 4th edition, we also made an attempt to include the ambassadors and senior diplomats in this country. We organized a precursor event in April this year at Shillong
It was a huge success with the participation of ambassadors, high commissioners, senior diplomats from 16 countries. The delegates were briefed about the important roles of space economy, its policy aspect, and also the preparation towards the main event. The success of the precursor event and the positive feedback gave more encouragement to us to organize this event today. We are also providing an opportunity to the distinguished delegates to have a feel of the capabilities of Indian industries in space specifically by organizing an exhibition as part of the momentous occasion. In addition to the stalls from 30 industries, Government of Karnataka has also set us a few stalls to portray its rich cultural heritage. I thank Government of Karnataka as well during this occasion. I request all of you to make time to visit these stalls set up in the ballroom. To remember this historic moment, we also brought out a coffee table book with stunning images of Indian landscapes captured by Indian remote sensing satellites. With this, let me conclude my initial remarks, and once again, thanks to all the distinguished delegates from space agencies and industries for taking time and effort to be here. My talk will be incomplete without my profound thanks to Chief Minister and his excellent team, our Minister of State at Prime Minister's Office, Minister of State for External Affairs Ministry, the G20 Sherpa, Chairman in Space, and my colleagues for making this event a grand success. Thank you once again. Thank you very much indeed, sir. बेंगलुरु से सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र की बैठक इस वक्त हो रही है और इसको संबोधित कर रहे थे अभी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। और इस पूरी बैठक में स्पेस को इकोनॉमी के तौर पे, स्पेस इकोनॉमी में किस तरह का रोल G20 प्ले कर सकता है, भारत किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, इस पर बातचीत होगी। और जो भारतीय इंडियन इंडस्ट्री है, जो भारतीय उद्योग हैं, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं स्पेस के क्षेत्र में, इस पर भी बातचीत होगी। और इसको लेकर एक स्टॉल भी, विशेष स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने ये भी आग्रह किया G20 के सदस्य देशों के साथ कि वो उस स्टॉल का वो निरीक्षण करें। और साथ ही साथ इस पूरी बैठक के दौरान अंतरिक्ष में जो अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, उस पर भी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से चर्चा होगी। तो ये कुछ अहम बातें इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ, बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने पार्टी में वर्चस्व संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया था। एनसीपी बनाम एनसीपी, वर्चस्व की लड़ाई में पैतरे बदलते नेता। महाराष्ट्राचा एकच वादा, यशवंतराव चौहान केंद्र और एमईटी बांद्रा बना पावर पॉलिटिक्स का केंद्र। तुम आगे बढ़ो। राजनीति में शह और मात के खेल में अपना पराया कोई नहीं होता, फिर चाहे उसमें एक ही खून के लोग क्यों न शामिल हों। यह पहली और आखिरी बार नहीं है जब एक ही कुटुंब के लोग वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की लड़ाई आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि तमाम मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। असली एनसीपी का कर्ता धर्ता कौन है, इसे लेकर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। दोनों ही तरफ से दावे प्रतिदावे और अलग अलग धड़ों से जुड़े नेताओं के बयान हैं जो माहौल को गर्म बनाए हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सत्ता में लाए वे सभी उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थकों ने यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के दो फाड़ होने की बात से एक लड़ाई शरद पवार के सम्मान को लेकर भी हो रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजित पवार ने सत्ता संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किया।
इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में अजित पवार सहित 9 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करेगा। अजीत दादा ने सही समय निर्णय लिया और हम सब कार्यकर्ता आपके साथ हैं। हर जिले से पदाधिकारी यहां आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हम शिवसेना के साथ गए, हमने हर तरह की राजनीति देखी है। 30 तारीख को हमने एक साथ मिलकर अजीत पवार को राष्ट्र नेता चुना है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। वह राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता राज्य में मुख्यमंत्री को बदले जाने की बात भी कह रहे हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सियासी ड्रामे के बाद शिवसेना शिंदे समूह में बेचैनी है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति के और भी कई रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि हमने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीति के कई और रंग भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वो क्या कुछ रंग हो सकते हैं, हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या वो राजनीति के रंग का एक रंग जिस बात का जिक्र संजय राउत कर रहे थे वो भी दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि संजय राउत का ये कहना है कि बहुमत तो उनके पास थी ही पहले से, बावजूद उसके बार्गेनिंग पावर को खत्म कर दिया गया है शिंदे गुट को। शिंदे का जो समर्थन उन्हें मिला है, वहाँ के वो सीएम हैं, और इसलिए अजीत दादा के सपोर्ट लिया गया है ताकि भविष्य में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कि इस वक्त अगर देखा जाए जो राजकीय गलियारों में एक बात चल रही है वो ये है कि इस वक्त अगर देखा जाता तो शिंदे और फडणवीस की सरकार काफी मजबूत थी, आंकड़ों के तौर पर काफी मजबूत थी। तो ऐसे में आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? एनसीपी भी जो है वो सरकार में बड़े जो है खड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए इस वक्त तो जिस प्रकार से खास तौर पर जो विरोधी है, संजय राउत का बयान हम अगर देखें या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस का बयान हम देखें, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है एकनाथ शिंदे के लिए। और अमूमन इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं जो शिंदे गुट के जो समूह के नेता है वो इस वक्त काफी असहज है। जाहिर सी बात है कि जब वो सरकार से बाहर निकले थे, महाविकास आघाड़ी सरकार से, तो उन्होंने ये निशाना अजित पवार पर भी साधा था कि अजित पवार जब राज्य में वित्त मंत्री थे, उस वक्त वित्त मंत्री कमान संभाल रहे थे महाविकास आघाड़ी सरकार में, तो ऐसे में जो फंड अलोकेशन होता है उस पर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए उनकी काफी जो निर्वाचन क्षेत्र जो काम है वो अटके पड़े थे। हालांकि अब स्वयं अजित पवार भी सरकार में आए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि असहज की स्थिति हो सकती है और इसी में कुछ मंत्रियों ने बयान भी दे दिए है कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर उद्धव ठाकरे का कोई पॉजिटिव मैसेज आता है या फिर अगर वो चाहते हैं सत्ता में शामिल होने के लिए तो इस बारे में सोचा जा सकता है। इस प्रकार के कुछ बयान हम सुन पा रहे हैं शिंदे समूह के नेताओं की ओर से। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी अगर देखा जाए तो पावर बैलेंस महाराष्ट्र में काफी ज्यादा हो चुका है। खासतौर पर एक बार अजित पवार सत्ता में आते हैं तो ऐसे में जो शिंदे समूह है उनको भी अगर देखा जाए तो चेक एंड बैलेंस की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इस वक्त अजित पवार उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उनको प्रशासन का गाढ़ा अनुभव है। इस पूरे प्रक्रिया में कई साल से वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो शिंदे समूह है उनको थोड़ी सी असहजता जरूर होगी। हालांकि अब तक खुलकर कोई मंत्री इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाया है। लेकिन शिशिर, ये भी एक तकनीकी पेंच है कि जिन विधायकों को, जो विधायक चले गए, सत्ता में शामिल हो गए शिवसेना की तरफ से, उनके ऊपर भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी तलवार तो लटक ही रही है। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस बारे में फैसला लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर ये फैसला ले लिया जाता है
डिस्क्वालिफिकेशन का, तो भी एक रास्ता बन सकता है अजीत पवार के सीएम बनने का? बिल्कुल, देखिए ना कि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन से रास्ते इस वक्त, कौन से विकल्प जो खुले हैं। खासतौर पर जहां तक बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे में शिंदे समूह का जो केस इस वक्त है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जरूर इसके बारे में जल्द फैसला होगा और सही फैसला होगा, लेकिन वो क्या होगा वो अब तक नहीं पता। हालांकि इस बारे में कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त अगर देखा जाए, स्पेशली जो नंबर आंकड़ों की बात करें, चूंकि सरकार इस वक्त देखा जाए तो शिंदे, फडणवीस और पवार की सरकार राज्य में है, तो ऐसे में आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों की इसमें काफी ज्यादा, बहुमत से ज्यादा आंकड़ा इस वक्त जो है शिंदे फडणवीस सरकार के पास मौजूद है। अगर 16 विधायक के ऊपर गांच भी गिरती है तो ऐसे में अजीत पवार जो है वो भी समर्थन में उतर आ सकते हैं। लेकिन तब पावर इक्वेशन क्या होगा, कि इनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, हालांकि ये अब तक अस्पष्ट है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर फैसला शिंदे समूह का अगर पाले में नहीं आता है तो ऐसे में कोई दूसरी जो है प्लान बी होना जरूर बेहद जरूरी है। तो क्या ये प्लान बी के तहत किया गया है, ये अभी अस्पष्ट है। और अगर किया भी गया हो तो आगे जाके अजित पवार को क्या जिम्मेदारी मिलेगी सरकार में, ये भी देखना होगा। चलिए, क्या कुछ राजनीति के रंग वहां निकलकर सामने आते हैं, इस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मुंबई से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।